नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। महाराष्ट्र की घटना ने वास्तव में तो एक बार हिला दिया। वो इसलिए कि ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन जिस तरह से बार बार अजीत पवार भाग जाते हैं उस खेमे में, फिर लौट आते हैं इस खेमे में, और शरद पवार जी का जो पूरा आभामंडल है और जो पूरी पॉलिटिकल ताकत है वो बार बार अपने आप को बनाए रख रहे हैं, तो ये एक बड़ा अचंभा वाला विषय है। अब ये अलग बात है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठ के महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को इस स्तर पे नहीं जानते पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक नाथ शिंदे वाला जो मामला हुआ था, शिवसेना को तोड़ के नया गुट बना के उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया उनको, तो अभी इन सवालों को लेके महाराष्ट्र में तो जो उठापटक चल रहा है वो तो वक्त तय करेगा क्या होगा नहीं होगा। इस संदर्भ में अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं, बहुत बड़बोलापन के लिए मशहूर है, ओम प्रकाश राजभर जी। उन्होंने एक बयान दिया और केशव मौर्य जी ने एक बयान दिया। ये लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक हम लोग के संपर्क में हैं और इस तरह की घटना एक बार फिर हो सकती है उत्तर प्रदेश में। अब बात समझ में नहीं आ रही है कि उत्तर प्रदेश में कोई भाजपा अल्पमत में तो है नहीं, और सपा को तोड़ के 10 विधायक मान लीजिए ले भी जाती है तो उनका क्या करेगी, और जो भी टूट के जाएंगे दोबारा जीतेंगे नहीं वो तो। लेकिन ये दोनों नेता बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस पे अखिलेश जी ने तो कहा ही कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयोगशाला है और वहाँ प्रयोग करके फिर वही प्रयोग देश भर में दोहराने की कोशिश करती है। शिवपाल जी ने भी बहुत विस्तार से इस पे अपनी बात कही। अब जरा सुनिए। आ रही है, बहुत सारे विधायक उनके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं और बहुत जल्द जो है वो एक बड़ी टूट नजर आएगी महाराष्ट्र की तरह यहाँ पे। ये लोग बहुत हल्के लोग हैं और जब जब इस तरीके के चुनाव आता है तब ये लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं जिससे कि इनकी दुकान चलने लगे। तो ये इनका दुकान चलाने का एक तरीका है और ये भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा संपर्क में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हम भी, और कोई ऐसा नेता नहीं था कुछ समय पहले जो छोटे से लेकर के बड़े हमसे न मिला, लेकिन हमको तो नहीं हिला पाए। हम लोग समाजवादी हैं ना, तो हमको तो नहीं हिला पाए और हमारा अब इस समय क्लियर प्रयास है 2024 में विपक्ष को इकट्ठा करके और संगठन को मजबूत करके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराएं। ये हमारा क्लियर है। वो क्या है कि बीएसपी के बिना एक विपक्षी एकता कैसे होगा? आप लोग बीएसपी को छोड़ के तेलंगाना से भी संपर्क कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, लेकिन यूपी में बीएसपी संपर्क नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये आप सब लोग जान रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी से अलग कहाँ है। जब भी मौके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक और बहुत से समय ऐसे हैं कि डर भी जाते हैं। हम लोग तो डरने वाले तो हैं नहीं। कभी सीबीआई से डरेंगे, कभी ईडी से डरेंगे, कभी कहीं से डरेंगे, तो हम लोग तो डरने वाले नहीं हैं समाजवादी के लोग। चाचा, सरकार के मुद्दे ही संजय निषाद वो कह रहे हैं कि जयंत जी नाराज हैं, शिवपाल जी नाराज हैं, नीतीश कुमार को भी हम ले आएंगे और आप लोग को भी ले आएंगे। देखिए, इस बहुत हल्के लोग हैं ये लोग। हमसे कभी मिले हैं, पूछ लेना। हमसे कभी भेंट हुई है, हमसे कभी भेंट हुई है इनकी। हाँ? हम लोग ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते, बहुत जो हल्की बात करें। ओम प्रकाश राजभर के बारे में चर्चा है कि उनको सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, उनके बेटे को टिकट भी दी जा सकती है। आप तो वही कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में स्वागत लगाएं। तो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थोड़े दिन पहले रहे भी थे, फिर चले जाए, फिर ले लें ओथ। ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी में ओथ ले लेंगे फिर चुनाव आएंगे तो हमें तो जौहराबाद फिर जाना पड़ जाएगा, फिर इन्हें ढूंढना पड़ेगा हम कहाँ से चुनाव लड़ें। शिवपाल जी, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायकों में बहुत नाराजगी है और एक इशारा मिल जाए तो भगदड़ मच जाएगी वहाँ पर।
देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं मजबूती के साथ खड़े हैं। हाँ, और समाजवादियों को तो इतिहास रहा है, न कभी डरे हैं न कभी दबे हैं, और फिर इसी तरीके से मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, विपक्ष को इकट्ठा करके हराएंगे। महाराष्ट्र में जो हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? और देखिए, जहाँ तक हम शरद पवार जी को जानते हैं, वो जिस तरीके से नेताजी राजनीति करते थे तो कभी वो दबे नहीं, कभी डरे नहीं। और देखिए, जब भी चुनाव आएगा, फिर चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा के चुनाव आए, वो फिर से महाराष्ट्र में फिर से उभर के आएंगे, जीत के आएंगे। दो बड़े घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुए, पहले शिवसेना के साथ में और फिर एनसीपी के साथ में, इससे क्या सबक लिखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रयोगशाला बना रखा है। तुष्टीकरण की नारी, ध्रुवीकरण की नारी, जब चुनाव आते हैं तब इसी तरीके का, अब इनको कहीं पर भी देश और प्रदेश का विकास करने का कोई मतलब नहीं है। केवल देखिए, बांटो, समाज को बांटो और देश को कमज़ोर करो, इसके अलावा कोई काम नहीं है। न तो विकास का काम करेंगे, न फिर देश को मजबूत करेंगे। केवल जनता को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो देखिए, अब जनता भी समझ चुकी है पूरी तरह से देश की जनता। 2024 का समाजवादी पार्टी गठबंधन किसके साथ होगा, उसके लिए कोई बातचीत फाइनल होगी? देखिए, हम लोगों को विपक्ष को, पूरे विपक्ष को इकट्ठा करने में, और ये भी रणनीति का कोई न कोई हिस्सा होता है, तो रणनीति का हिस्सा कोई बताया थोड़ी जाएगा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि विपक्ष को इकट्ठा करके मजबूती के साथ, समाजवादी पार्टी का हम और अखिलेश मिल करके मजबूती के साथ बैठ करके रणनीति बना करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराने का काम कर। अगर जरूरत महसूस हो तो बहुजन समाज पार्टी से बात की जा सकती है, उससे गुरेज तो नहीं की? अब वो तो भारतीय जनता पार्टी रोज ही देख रहे हो, मिले हुए हैं। बी टीम है क्या? हाँ, बिल्कुल बी टीम की तरह ही काम करते हैं। तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे आप बी टीम? देखिए, जब भी समय आएगा तो आप लोग जानते ही हो, एक बात तो तोड़ ही चुके हैं। चाचा, जयंत चौधरी से बातचीत नहीं हो पा रही है, लोग कह रहे हैं सर। नहीं, बात तो हो रही है और साथ हैं और साथ रहेंगे। कृपाल जी, आपने कहा कि सारे विपक्ष को और एक साथ लेके आएंगे, क्या बसपा को भी एक साथ लेके आएंगे? उधर जो है यूनिफॉर्म यादव परिवार के खिलाफ अपने खिलाफ चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई है। तो क्या ये सबके घर चार्जशीट? देखिए, ये ईडी का, सीबीआई का, सभी संस्थाओं को अपने कब्जे में करके डराने धमकाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यही काम है। भारतीय जनता पार्टी केवल देखिए लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम किया है और विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष को मजबूती के साथ हम लोग खड़े होकर के काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने का यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या नियंत्रण की बात भी की जा रही है? क्या आप मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून या प्रावधान लाना आवश्यक है इस वक्त? देखिए, जब चुनाव आएंगे तब जनता को केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित करने का काम करेंगे। यूसीसी पर उसी तरीके से, यूसीसी जैसे चुनाव आया, अब चुनाव 2024 का आने वाला है, तो केवल जनता को भ्रमित करने का काम। तो कह रहे हैं एक देश एक कानून कर रहे हैं, तुम अच्छा कर रहे हैं। तो चुनाव का वक्त ही होता है, ये केवल चुनाव के वक्त ही ऐसे कानून लाएंगे, ऐसा काम करेंगे, डराने धमकाने का काम करेंगे और सभी संस्थाओं को इन्वॉल्व करेंगे। वैसे आप मानते हैं कि जनसंख्या बड़ा बोझ है, अगर ये थोड़ा नियंत्रित रहे तो आम लोगों का फायदा हो? तो बहुत से उपाय हैं ना, तो करेंगे नहीं जनसंख्या के लिए। आप लोग भी समझते हो जनसंख्या कम कैसे की जा सकती है।
शिक्षा पे जोर देंगे नहीं, शिक्षा पे जोर देंगे नहीं, स्वास्थ्य पे जोर देंगे नहीं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, काम कुछ करेंगे नहीं। तो शिवपाल जी ने बड़ी सफाई से संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जी को बहुत हल्का नेता कह के डिनाई किया और कहा कि इनकी बातों में कोई दम नहीं है और ये लोग ऐसा बोलते रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से, अच्छा लगा सुन के, कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले ये सब खेल करती है, ऐसा करते रहती है। लेकिन अगर कुछ विधायक उत्तर प्रदेश में टूटते भी हैं तो ये एक सबक होगा कि कौन किसको हम विधानसभा के लिए लड़ाएंगे या कौन लोग हैं जिनको हम विधायकी के लिए आगे करेंगे। बहुजन समाज पार्टी में धड़कल्ले से पहले टूट होती थी, अब तो मान लीजिए एक ही विधायक है, वो बेचारा टूटे क्या न टूटे अलग बात है। बसपा के विधायक टूटते थे, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण और बड़ा कारण हुआ करता था कि कोई भी बसपा के मापदंड को पूरा करके आगे टिकट लेके चुनाव लड़ जाता था। आज बसपा की जो दुर्गत हो रही है, विधानसभा वार उनका कोई लीडर नहीं है, उनके कोऑर्डिनेटर ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोई समस्याओं को लोग लीड करना या कोई लीडर है नाम बता दें तो ये स्थिति नहीं है। उसका एक कारण है कि जो लोग लड़ने आते थे चुनाव विधानसभा का, वो बसपा का मापदंड जो भी रहता होगा वो पूरा करके लड़ते थे, जीतते थे तो विधानसभा जाते थे, हारते थे तो घर चले जाते थे। उनको इलाके के लोगों से, क्षेत्र की जनता से या बहुजन समाज पार्टी से या उनके कैडर बेस से कोई लेना देना नहीं होता था। यही काम कमोबेश अब करीब करीब तमाम पार्टियां करने लगी हैं। और जब ऐसा होता है तो जो मापदंड पूरा करके आया है वो कोशिश करता है कि हम सत्ता के साथ रहें ताकि वहां चोरी और बेईमानी करने का हमको ज़्यादा मौका मिले, लूटने खसोटने का ज़्यादा मौका मिले। तो इस मौके की तलाश में वो कब पार्टी छोड़ के चला जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता है। हम नहीं कह रहे हैं कि सारे विधायक ऐसे होते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब चोरी करने के लिए ही पॉलिटिक्स में आते हैं, लेकिन अक्सरियत में देखा जाता है कि जो लोग इस स्तर के हैं, जिनका पॉलिटिक्स से ज़्यादा इकोनॉमिकल सेटअप बढ़िया है, उनको पॉलिटिकल पार्टियां टिकट जल्दी दे देती हैं। तो अगर उछल कूद यूपी में भी हो रही है तो इसके तह या होने की बात हो रही है तो इसके तह में इन बेसिक चीज़ों को देखना जरूरी है, वरना राजनीति तो अपने गति में चलेगी। जनता को भी लेकिन इस पर कुछ विचार उचार करना चाहिए। हमें आपको भी सोचना चाहिए कि जब इकोनॉमिकल सेटअप ठीक वाले लोग चुनाव मैनेजमेंट से लड़ते हैं तो अपना मैनेजमेंट वो ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, जो समाज के लिए कुछ सोचते और करते हैं, वो जब विधानसभा में जाएंगे, वो किसी पार्टी के पक्ष में प्रतिबद्ध रहेंगे तो उनकी प्रतिबद्धता आपको दूर तक दिखेगी, देर तक दिखेगी। आज जो कहते हैं कि पुराने नेता ऐसे होते थे, पुराने नेता ऐसे होते थे, वो जहाँ रहते थे टिक के रहते थे, भागते नहीं थे हर परिस्थिति में। आप पुराने लोगों का संघर्ष भी देख लीजिए, आप देख लीजिए कि उनका डिवोशन कितना रहता था, उनका कोई इकोनॉमिकल सेटअप नहीं रहता था। वो 4 भट्टा 5 स्कूल चला के उसका 1-2 करोड़ रुपया नहीं लेके आते थे कि चुनाव में खर्चा करेंगे। वो जनता के भरोसे लड़ते थे, जनता के भरोसे जीतते थे और जनता के लिए काम करते थे। ये परिपाटी हमको लगता है फिर से राजनीति में बढ़नी चाहिए। ये बढ़ेगी तभी राजनीति का कैलिबर बदलेगा। आप भी जरा सोचिएगा। नमस्ते।